मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन हम लोग लेने के चलने वाले हैं, खासकर यूपी पीएससी एलटी की जो विज्ञापन आई है वहाँ पे आज हम लोग उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कोर्स आज स्टार्टअप कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे मैं आपको बता दूं कि बॉटनी का सिलेबस हो या जूलॉजी का सिलेबस हो, दोनों सिलेबस यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आज थोड़ी से स्टार्टअप आज करूंगा, उसके साथ साथ ये पहला सेशन है तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे कि देखिए, सपना देखना एक अलग होता है और सपने के लिए काम करना एक सही रणनीति होता है। सपना देख के और कुछ न करना तो ये मेरी नज़र में पूरी तरीके से फॉल्ट है। लेकिन अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं, किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि सफलता के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको सिलेक्शन या सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा बायोलॉजी के फील्ड में बायोलॉजी यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी के साथ साथ पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से, यदि आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर में है या बीएससी सेकेंड ईयर में है या बीएससी थर्ड ईयर में है या एमएससी कर रहे हैं या एमएससी आपका फाइनल हो चुका है, ठीक है, तो तैयारी का इंतज़ार कभी भी नहीं करना है। जब भी आपको स्टेप लेना है, यदि आपने सोचा है कि आपने सोचा है टीचर बनने का ख्वाब देखा है और आपने सोचा है कि मैं अपने जीवन के लिए कुछ बेहतर करूं, तो आपको सही समय पे डिसीजन लेना होगा। यदि आप सही डिसीजन नहीं लेते हैं सही समय पे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि समय आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। अभी आपके हाथ में है और आपके मुट्ठी में है और आपके कर्म पर आधारित है कि किस तरीके के फैसला लेके आप कर सकते हैं। और एक चीज को जरूर जानते हैं कि आज का जो दौर है डिजिटल दौर है, पूरी तरीके से ऑनलाइन चीज़ें हैं। अब तो ये भी नहीं कि कोई शहर में जाके पढ़े या कोई गांव में जाके पढ़े, ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको शहर ही आके पढ़ना है, नहीं। अब तो ऐसी प्रक्रिया बदल चुकी है 2020 कोविड के बाद कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी प्रक्रिया है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और ऑनलाइन स्टडी आराम से आप कर सकते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है और मिल भी रही है कि अब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है किसी भी कंपटीशन के लिए। मेरा ये कहना जरूर है कि यदि आप किसी भी कंपटीशन की जब भी आप तैयारी करें तो एकदम पूरे मन से तैयारी करिए। मन से तैयारी करेंगे तो आपका दिमाग भी आपके साथ होगा और आपके दिमाग के साथ साथ आपका शरीर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी को अगर एक
अंजाम देना चाहते हैं और जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रखे हैं, तो फिर उसे करने का समय आ चुका है। ठीक है, और ये मंगलम इंस्टीट्यूट का चैनल और मैं हूं आशीष दुबे। मैं आपको उन सभी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि कहां से सिलेक्शन होगा। ये लंबा दौर चलेगा जूलॉजी और बॉटनी का। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी का पूरा सिलेबस हम यहाँ पे आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी कोई भी क्लास चले तो उसका एक प्रॉपर नोट्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि नोट्स का सबसे बड़ा रोल क्या है कि वो आपको रिवीजन करने में आपको सहयोग देता है। यदि आपके पास कोई रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यदि आप केवल सुन के छोड़ दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा निगेटिव रिस्पांस आपके लिए होगा। ठीक है, तो तैयारी के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और जितना चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराएंगे जो पहले के सालों में परीक्षाएं कराई गई हैं। हम उस पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन हो, यदि कोई चीज़ ना समझ में आए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के साथ साथ आप व्हाट्सएप का जो चैनल है, खासकर LT ग्रेड के लिए जो बच्चे बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं वो जाके क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं है तो हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल में आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि आपको बेहतर एजुकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है, ये सेशन पूरी तरीके से समर्पित होगा खासकर LT की एग्ज़ाम के लिए। LT बायोलॉजी के बारे में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खासकर इस फॉर्मेट के लिए हम पूरी शिद्दत से आपके लिए मेहनत करेंगे। और समय हो सकता है आगे पीछे परिवर्तित होता रहे, लेकिन एक फिक्स टाइम पे आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है ना, क्लास के टाइम की अगर हम बात करें तो दो चीज़ें हैं, दो क्लासेस होंगी। एक आपका चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, PYQ चलेगा। दूसरा करंट सेशन का, ध्यान रखिएगा, करंट सेशन का जो टॉपिक, जो स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस चलेंगी, सब कुछ आपका यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को एकदम पूरी तरीके से गांठ लीजिए और पूरी तरीके से एकदम मेंटली प्रिपेयर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक छोटा सा दिमाग आपको संचालित करता है और सब कुछ आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। तो इस बुद्धि को, इस दिमाग को एकदम खोल के रख दीजिए। ठीक है ना, और जितनी बार आप पढ़ें किसी भी कोर्स को, इसका यूज करें और अपने आप को एक स्टेबिलिटी स्थापित करना। देखिए, मार्कशीट अगर आप कोई भी बच्चा BSc किया है, MSc किया है, तो मैं बराबर ये कहता हूँ कि उसका कोई रोल नहीं है। यदि आपने उस कोर्स के बारे में अध्ययन नहीं किया तो पूरी तरीके से वो वेस्ट जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक लक्ष्य निर्धारित करिए, बिना लक्ष्य के कुछ भी संभव नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बायोलॉजी का जीरो से शुरुआत करेंगे और एक लक्ष्य की तरफ, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनिमल क्लासिफिकेशन का ये चैप्टर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज हम स्टार्ट करेंगे और ये डेली आपको मिलता रहेगा। टाइम की अगर हम बात करें, टाइम मैंने जिक्र नहीं किया है। टाइम के बारे में मैं ये सोच रहा हूँ कि डेली जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम प्रयास ये करने वाले हैं कि डेली शाम को 6 बजे करवाएं। ठीक है, और शाम के 9 बजे या 8 बजे का जो शेड्यूल है वो आपको प्रॉपर नोट्स मिलता रहेगा। 8 बजे हम नोट्स देने का प्रयास करेंगे और 6 बजे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
तो समय आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया कि जो टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग आपकी निर्धारित है रात के, ठीक है ना, रात के कितने बजे, 8 बजे। एक समय ये निर्धारित कर लेते हैं रात के 8 बजे, एक समय आपका ये निर्धारित कर ले रहे हैं। और दूसरा जो है शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे हम PYQ कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज से आपको ये क्लास जो है डेली मिलेगी। यदि नहीं मिलेगी कभी तो मान के चलिए किसी कारणवश हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो या हो सकता है और कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये 2 टाइम आपको ध्यान रखना है। शाम को PYQ मिलेगा कितने बजे से, 6 बजे मिलेगा। शाम को 6 बजे का मतलब 6 बजे, और 8 का मतलब होता है क्या, 8 बजे मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ मैं और आपको क्या देने वाला हूँ। संडे के दिन हम प्रयास ये करेंगे कि संडे के दिन ये प्रयास करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये तो चैप्टर वाइज होगा या कंटेंट वाइज, ये चलता रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे कोई एक पेपर अभी नहीं, आगे का ये रणनीति है हमारा कि आगे हम एक पेपर को सॉल्यूशन कराएंगे प्रत्येक संडे को, ठीक है। और वो मान लीजिए जितने भी पेपर हुए हैं, 12 से 14 पेपर हुए हैं, उन सभी का क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन कराएंगे। कुल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है ना, और उन 120 प्रश्नों में से आपका क्वेश्चन वहां से बनेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज का जो एक टॉपिक है, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में छोटा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, और छोटा सा पढ़ने के साथ साथ आज हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, और बाकी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, ठीक। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनिमल क्लासिफिकेशन पहला चैप्टर है, और यहाँ पे हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एनिमल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। मैंने आपको बता दिया कि हम जीरो से हीरो की तरफ चलेंगे। कहाँ चलेंगे, जीरो से हीरो की तरफ हम लोग मूवमेंट करेंगे, और समझेंगे कि बायोलॉजी का टर्म क्या है। सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी के शब्दों को यदि आप सीख ले रहे हैं, यदि आप बायोलॉजी के टर्म को समझ पा रहे हैं, तो ये समझिएगा कि बहुत ही ये सरल हो जाएगा, ठीक है। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो एनिमल का जो क्लासिफिकेशन होगा वह क्यों किया गया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एक ऐसा टर्म है, आपने ये देखा होगा कि किसी एनिमल को आपको अगर क्लासिफाई करना है तो उनके कैरेक्टर के आधार पर, उनके मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उनके इंटरनल कैरेक्टर के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित किया जा सकता है। और इस एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई गई, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुई है, या उनके पास किस तरीके की सीलोम पाए जाते हैं, या वो डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, या सेलुलर है या टिश्यू लेवल है, या उनका टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कि उनकी किस तरीके की बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो एनिमल कैसा है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और उनकी सीलोम के प्रकार कितने हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं आज का जो कौन कौन से सबसे जो बेसिक कैरेक्टर लिया गया था एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के लिए, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट लिया गया था ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसी भी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस आधार पर है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। ध्यान रखिएगा, किस आधार पर, प्रोटोप्लाज्मिक। ध्यान रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जिनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा के आधार पर। किस आधार पर, प्रोटोप्लाज्मा के आधार पर जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ऐसे ग्रेड को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक क्लासिफिकेशन। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ में। किस में देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ में। कई बार पूछा गया है कि प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड पर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सेलुलर ग्रेड में, सेलुलर ग्रेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जिसमें केवल सेल के आधार पर उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ध्यान रखिएगा, सेल के आधार पर, सेल का मतलब एक सिंगल सेल के आधार पर उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ है। क्यों, क्योंकि मैं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सेल, और सेल से ही क्या बनता है, टिश्यू बनता है, और टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, और टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सेल से ही बना है क्या, टिश्यू। क्यों, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को ही हम क्या कहते हैं। यहाँ चलने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सेल से ही बना है क्या, टिश्यू बना है, और टिश्यू से ही ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से ही ऑर्गन का सिस्टम बनता है, और इसी ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, किसी भी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ये सेल के आधार पर भी हो सकता है, ये टिश्यू के आधार पर भी होगा, और ऑर्गन के आधार पर, और ऑर्गन सिस्टम के आधार पर। मतलब किसी को अपना आधार बनाकर इनकी अपडेशन हो सकता है, इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, इन किसी भी कैरेक्टर को लेके इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि वो किस तरीके का सेल है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ कहेंगे। जबकि सेलुलर ग्रेड की बात करें तो सेलुलर का मतलब क्या हुआ, जो सेल से बना हो। किससे बना हो, सेल से बना हो। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि कौन है जो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपको वॉल्वॉक्स याद रखना होगा, दूसरा आपको स्पंज याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, दूसरा आपको स्पंज याद रखना होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और एक चीज आपको ये नोट्स चाहिए तो हम डेली आपको ये नोट्स भी आपके टेलीग्राम चैनल पर और आपको व्हाट्सएप पे दोनों जगह बराबर ये मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप अपना बराबर प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहे। पहले एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद भी अपना एक प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहिएगा। ठीक, और प्रयास ये करिए कि बच्चा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके संपर्क के जो बच्चे हैं उनको आप लेके आइए और उन सभी को बता दीजिए, खासकर इस YouTube चैनल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सेलुलर ग्रेड के आधार पर वॉल्वॉक्स और स्पंजेस हैं। जबकि इसके आगे की तरफ चलते हैं, सेल टिश्यू ग्रेड
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो सेल के आधार पर, उसके बाद सेल के ही समूह से बना हुआ ये टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। और इस टिश्यू के आधार पे जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं? नाइडेरिया या टीनोफोरा दोनों आते हैं। नाइडेरिया के साथ साथ एक और आता है, उसे हम क्या कहते हैं? टीनोफोरा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल से ही क्या बना? टिश्यू बना है। और अब जो ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू किस में आपको मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ध्यान रखिएगा, एक फाइलम है जिसका जो सिलेंट्रेट के बाद ही आता है उसे क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं। और इस प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है? फ्लैट वार्म। इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है। कैसी होती है? फ्लैट होती है। और इनको इसलिए क्या कहा जाता है? फ्लैट वार्म कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू के आधार पर ही होता है। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की ऑर्गेनाइजेशन किस आधार पर? तो टिश्यू ग्रेड के आधार पर। इसके बाद अगला पॉइंट है, अभी थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन जब आप टर्म को समझ लेंगे तब स्पीड वहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा बॉडी प्लान जो नाइजीरिया में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का वन सिंगल साइड ओपनिंग, क्या सिंगल साइड ओपनिंग हो तो ऐसे करेक्टर को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मतलब माउथ या एनस में केवल एक ओपनिंग ही होती है जिससे ये दोनों अपना काम करते हैं। ये आपको नाइजीरिया और फ्लैट वार में देखने को मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि सर ये बताइए कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आपको किस में देखने को मिलेगा? तो ट्यूब बॉडी प्लान आपको नीमा हेल्मिन्थेस, जिसे हम नीमेटोड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नीमेटोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीमेटोडा, नीमा हेल्मिन्थेस, जिसमें ट्यूब विद इन ट्यूब, एक ट्यूब में दूसरा ट्यूब, ध्यान रखिएगा, एक ही ट्यूब में दूसरा ट्यूब। ऐसे कह सकते हैं कि किसी एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप का निर्माण हो जाना। समझिएगा, एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप का निर्माण हो जाना, ऐसे को क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। ऐसे समझिए कि आपके साइकिल का जो टायर होता है उस टायर में एक और ट्यूब डाल दें तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब, जो कि नीमा हेल्मिन्थेस में आपको देखने को मिलेगा, या इन्हें निमेटोडा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगली चीज है सिमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। सिमेट्री क्या कहता है थोड़ा सा देखिएगा। किसी भी बॉडी का जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता, या ऐसे समझिए सिमिलरिटीज। क्या कहते हैं? सिमिलरिटीज कहेंगे। ठीक है ना, सिमिलरिटीज का मतलब क्या होता है? समानता। ठीक है, या सिमेट्री के साथ साथ एक टर्म और आपको मिलेगा जिसे जर्म लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्म लेयर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, सिमेट्री का मतलब क्या था? सबसे पहले टर्म को समझना जरूरी है। ठीक है ना, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी में समानता। समानता का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी को जब हम समान तरीके से डिवाइड करें तो पूरे सेंटर से डिवाइड हो जाए ऐसे, और यहाँ भी समानता हो और यहाँ भी। कहने का मतलब जब किसी बॉडी को हम सेंटर से डिवाइड करें
तो आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर, ये दोनों चीजें क्या हो, एकदम समान हो, मतलब इसका ठीक फोटो स्टेट ये हो, या ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रिंट है वो इधर एक प्रिंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, सिमेट्री कहा जाता है, और इनके कैरेक्टर हैं, अभी उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद जर्म लेयर की बात करें, जर्म लेयर ये कब बनता है, पहले तो ये जानना है, जर्म लेयर तब बनता है जब एम्ब्रियोनिक, ध्यान रखिएगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तब जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये जर्म लेयर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होता है। कौन कौन से हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक होता है आपका एक्टोडर्म। क्या होता है? एक है आपका एक्टोडर्म है, दूसरा जो है इंडोडर्म होता है। क्या होता है? दूसरा जो है मीजो लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा फिर से कर देते हैं। सबसे पहले जो लिखेंगे वो क्या है आपका, 3 होते हैं। कौन है? सबसे पहले एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कहेंगे, और जो बीच में होता है उसे मीजोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीजोडर्म। और तीसरा जो है एंडोडर्म होता है। क्या होता है? तीसरा एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और इंडो। एक्टो का मतलब बाहर, मीजो का मतलब मध्य, इंडो का मतलब अंदर की तरफ। 3 परतें होती हैं। 3 परतों में तीनों ये शब्द खुद डिफाइन कर रहा है। दरअसल जब हमारी बॉडी का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें 3 परतें बनती हैं, और इन्हीं 3 परतों का निर्माण ही ये डिफाइन करता है कि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो कमेंट जरूर करते चलिए। कमेंट करेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, या नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टो, एक्टो का मतलब क्या होता है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझेंगे और तोड़ेंगे। मैं आपको इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको बैक लेके आता हूँ, ठीक है ना। अरे चलिए थोड़ा सा मैं फिर से आ रहा हूँ उसी पे। नया सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म की अगर हम बात कर रहे थे तो 3 तरीके के लेयर्स होती हैं। तो हमको लेना ये था, मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक्टोडर्म की बात करें। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरा जो है आपका क्या है, मीजोडर्म है। क्या है? मीजोडर्म है। और तीसरी जो परत है वो इंडोडर्म है। क्या है बच्चा? इंडोडर्म तीसरी है। समझना कैसे, थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पे तीनों में डर्म है, और यहाँ भी तीनों जगह डर्म है, और यहाँ पे ये एक्टो और ये मीजो और ये इंडो, ये सबसे बाहरी परत होगी, ये मध्य परत होती है, और ये सबसे अंदर वाली परत होती है। मतलब एक्टो और इंडो के बीच में कौन सी परत आपको देखने को मिलती है? मीजो की दिखती है, ठीक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या कहता है थोड़ा देखिएगा। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, तो उम्मीद करते हैं टर्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले रेडिएटा की बात करते हैं। रेडिएटा का मतलब क्या होता है? रेडियस से ये शब्द निकला हुआ है, और इस शब्द का मतलब क्या है? रेडिएटा। रेडिएटर का मतलब अब मैथ से है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे कि रेडियस से निकला हुआ ये टर्म है,
ठीक है ना, रेडियस से निकला हुआ ये टर्म है। कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेडिएटा एक ऐसा टर्म है जो नाइडेरिया, ध्यान रखिएगा, नाइडेरिया और टीनोफोरा में आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियल। आइए थोड़ा सा शब्द को समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सर्कुलर बॉडी है और इनका ये सेंटर होगा, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ये कंप्लीट होगा तो बेस होगा, और आधा होगा तो क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। जब किसी बॉडी को हम सेंटर से एकदम डिवाइड करेंगे तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। मतलब जितने भी ये सेक्शन बनेंगे, चाहे इसकी बात करें या इनकी 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 किसी का भी अगर हम बात करें, तो इन सभी में एक सेपरेट सेक्शन दिखाई देगा जो सभी एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है ना, ऐसा समझिएगा। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक नाइडेरिया, और नाइडेरिया के साथ साथ टीनोफोरा भी आपको याद रखना है कि इसमें सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल। इसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा में बाईलैटरल सिमेट्री होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब ये लार्वा का फॉर्मेशन होगा। किसका, जब लार्वा का फॉर्मेशन होगा तो बाईलैटरल सिमेट्री होगी, और जब यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगी, जब यहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन होगा तो बाईलैटरल सिमेट्री होगी, और सेकेंडरी जो रेडियल सिमेट्री होगी वो तब होगा जब ये एडल्ट का। बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब ये बाईलैटरल सिमेट्री होगा, बाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। किसी भी बॉडी को जब हम सेंटर से, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो, क्या होता है, बाई का मतलब दो। जब किसी बॉडी को एकदम सेंटर से बराबर भाग में डिवाइड करते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईलैटरल। ध्यान रखिएगा, रेडियल में तो सेंटर होगा, लेकिन जब बाई रेडियल की बात करें तो दो बॉडी, एक बॉडी के एकदम बीच से डिवाइड करेंगे ताकि एक हिस्सा इधर का और दूसरा हिस्सा इधर, इसीलिए इन्हें बाईलैटरल, लैटरल का मतलब किसी बॉडी को खड़े खड़े क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, और ये आपको लार्वल सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल आपको इकाइनोडर्मेटा में तब देखने को मिलेगा जब ये एडल्ट हो जाता है, जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, तब ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, फ्लैट वार्म की बात करें। फ्लैट वार्म एक ऐसी बॉडी जो चपटी होती है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा होता है। क्या होता है, झूठा होता है, जहाँ पे कभी यहाँ पे कभी सेगमेंटेशन दिखेगा, कभी सेगमेंटेशन नहीं दिखेगा, इसे ये कह सकते हैं स्यूडो सिलोमेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद पोरीफेरा की बात कर लेते हैं। पोरीफेरा में कोई टिश्यू नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे नो ट्रू टिश्यू। और इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्या बना है थोड़ा सा देखिएगा। ये एकदम बेसिक क्लास है और इस वजह से हम प्रयास करेंगे कि आपको सारी चीजें एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए पोरीफेरा की बात हमने किया, यहाँ पे नो ट्यूसू, यहाँ पे कोई भी ट्यूसू आपको देखने को
चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है थोड़ा देखिएगा। सीलोम की अगर हम बात करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम इस वजह से समय लेके डिफाइन कर रहे हैं ताकि भविष्य में आपको कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले सीलोम की अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे इनकी बॉडी में ए सीलोमेट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब क्या हो, थोड़ा देखिए, ध्यान रखिएगा। यदि बायोलॉजी में आपको कहीं भी यदि ए सीलोमेट दिखेगा तो वहां पे मान लीजिएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां पे उपस्थित नहीं है। जैसे कि ए सेलुलर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ए ट्राइकस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे, और उसी तरीके से ए सिलोमेट की बात कर लीजिए या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लीजिए, तो कोई भी एक ऐसा टर्म ठीक है लेंगे तो वहां पे मान के चलिए कि वहां पे कुछ उल्टा ही है, सीधा नहीं है। तो यहाँ पे ए सीलोमेट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पूरी तरीके से सीलोम का फॉर्मेशन हो जाना है, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाना है, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ए सीलोमेट कहते हैं। जिनका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस है। क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में ए सीलोमेट बॉडी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला चीज आपको क्लियर कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा स्यूडो सीलोमेट। ध्यान रखिएगा, स्यूडो सीलोमेट का मतलब ये होता है कि इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? फॉल्स सीलोम। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कि फॉल्स सीलोम किसे कहा जाता है। ये स्यूडो सीलोमेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट है सीलोमेट, ध्यान रखिएगा, ए सीलोमेट, फिर स्यूडो और फिर सीलोमेट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का मतलब ये पूरी तरीके से पैक है, यहाँ पे कोई भी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ए सीलोमेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए सीलोमेट कहा जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा कैरेक्टर क्या कहता है? स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा। झूठा कौन होगा? झूठा वो होगा कि यहाँ पे कभी सीलोम होगा, कभी नहीं होगा। स्यूडो का मतलब जो होता है क्या? झूठा साबित करने वाला। फॉल्स क्या कहते हैं? फॉल्स सीलोम कहा जाता है। यहाँ पे कभी भी कैविटी होगी, कभी हाँ और कभी ना। लेकिन जैसे ही हम सीलोमेट के पास आते हैं ये पूरी तरीके से क्लियर कर देता है कि सर हम पूरी तरीके से हमारे पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ट्रू सीलोम पूरी तरीके से प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? किसी भी बच्चों की यदि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये बच्चा दो चीजें आती हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। प्रोटोस्टोम का मतलब, प्रोटो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे फर्स्ट माउथ होगी। क्या होती है? फर्स्ट माउथ आपको देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलेगी? जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो माउथ की होती है। ये आपको एनीलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, किसमें? एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ये आपको देखने को मिलेगा। एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में प्रोटोस्टोम कंडीशन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का जब सॉल्यूशन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ड्यूटरोस्टोम की बात कर लेते हैं। ड्यूटरोस्टोम में होता क्या है कि फर्स्ट एनस, यही दो चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं। ड्यूटरोस्टोम में सबसे पहले क्या बनता है? एनस बनेगा, जबकि प्रोटोस्टोम में फर्स्ट टाइम माउथ बनेगा।
और डिट्रोस्टोम में फर्स्ट टाइम एनस बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी माउथ की अगर हम बात करें, जो सेकेंड फर्स्ट माउथ एंड सेकेंड फर्स्ट एनस एंड सेकेंड माउथ बनेगा, और इसे क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। क्या कहा जाता है, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, ड्यूट्रोस्टोम के। कई बार ये टीजीटी और एलटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूट्रोस्टोम किसको इंडिकेट करेगा, तो फर्स्ट एनस को, दूसरा इकाइनोडर्मेटा के साथ साथ कॉर्डेटा। और प्रोटोस्टोम पूछा जाए तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिएगा, A²M। क्या लिखने लेना है, A²M, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर मिलेंगे आपके इसी टाइम पर और इसी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक का बटन दबाते हुए ये जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कमेंट से ही हम आपसे जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी आप एक हफ्ते तक थोड़ा सा रेगुलर सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो उसके